नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कल दिल्ली में होगी। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम भजनलाल होंगे शामिल, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में होंगे शामिल, सीपी जोशी बैठक में होंगे शामिल। राजस्थान की बची हुई सीटों को लेकर होगा मंथन। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सीपी जोशी बैठक में शामिल होंगे। कल दिल्ली में ये बड़ी बैठक है। राजस्थान में जो बची हुई सीटें हैं, जिसमें अभी तक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित नहीं किए गए हैं, उन सीटों को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि कल शाम तक लिस्ट भी सामने आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। 2 लिस्ट अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता खाता खोलने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तीसरे लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए प्रत्येक लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तय करने के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पक्ष विपक्ष अब और आक्रामकता के साथ अपना प्रचार अभियान चलाने में जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी जहां अमृत काल में सुशासन, तेजी से विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ चुनावी समर में विजय का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के 2 कार्यकालों में बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे वाली बात बता रही है। पहले दिन से ही एक मॉडल इनका गुजरात मॉडल है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराओ, धमकाओ और क्रेश करो विपक्ष को। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। कांग्रेस भले ही बीजेपी के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि उसे अपने घर के अंदर मची भगदड़ को शांत कराने में पसीना छूट रहा है। कई पुराने दिग्गज और मजबूत जनाधार वाले कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में जाने से कांग्रेस की मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये और बात है कि घर की रार के लिए भी कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। हमारी पार्टी में और उनकी पार्टी में बेसिक फर्क समझ लो। हमारी पार्टी में जो भी आ रहा है वो मन से देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, किसान कौम के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उससे उनको बचाने के लिए आ रहा है। और वो ईडी, इनकम टैक्स और अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थों से जा रहे हैं। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है। गाहे बगाए स्थानीय पॉलिटिकल पार्टियों के साथ गठबंधन की खबरें भी आती ही रहती हैं, लेकिन चुनावी समर में लगातार मिल रही हार के लिए कांग्रेस अपनी कमजोर रणनीति और आधे अधूरे प्लान को नहीं बल्कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। सिर्फ आरोप लगाकर कांग्रेस पर और ये चुनाव जीतना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, 10 साल से इनकी सरकार है, अब तक इन्होंने क्या कर दिया? और ये जिस मेजोरिटी ऑफ वोट हिंदू की बात करते हैं 80 पे, उसको दिया क्या है? लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले ही कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक खिसक चुका है। कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति ये भी है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। तीसरी बात, कांग्रेस को खाता खोलने के साथ साथ वोट बैंक को बढ़ाने का इंतजार है, लेकिन इंतजार पूरा होता मुश्किल नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। जाटलैंड की सियासत को साधने के लिए बीजेपी ने जो दांव चला है वो विपक्ष पर कितना भारी पड़ेगा, देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। सीआर चौधरी को नई कमान, जाटलैंड को साधने की तैयारी, बीजेपी का मिशन हैट्रिक होगा साकार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा के इस रण में बीजेपी की तैयारी सबसे तेज और सबसे आगे भी है। इसकी एक बानगी भर सीआर चौधरी हैं, जिन्हें बीजेपी ने राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है। हालांकि सीआर चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक सियासी चाल चली है।
प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक नहीं वैसे तो 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां की हैं, जिनमें आयोग, बोर्ड और निगमों में 7 नेताओं को अध्यक्ष बनाया है। राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले किसान आयोग, देव नारायण बोर्ड, एससी वित्त निगम, सैनिक कल्याण समिति में बीजेपी नेताओं को अध्यक्ष बनाया है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के आदेश अलग से जारी होंगे। किसान आयोग अध्यक्ष पद पर सीआर चौधरी को नियुक्ति देकर जाट वर्ग को मैसेज देने का प्रयास भी किया गया है। देखिएगा, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जब भी किसी पे जिम्मेदारी देता है तो उसको ये पूरा विश्वास होता है जिसको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं वो बखूबी निभाएगा और निभाने की कोशिश करेगा। सीआर चौधरी को सामने रखकर बीजेपी ने इस बार जाटलैंड की सियासी जमीन को और भी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बीजेपी का इस सीट पर सियासी गणित अधिक मजबूत नहीं रहा, लेकिन इस बार जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाना उसी दिशा में उठाया गया बीजेपी का एक मजबूत कदम है। किसानों के लिए नए प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स क्या ला सकते हैं जिससे कि किसान को क्या मेनली उसको चाहिए, मेरी फसल का अच्छा तो दाम मिले और अच्छी चीज़ हमें चाहे बीज के रूप में मिले, इम्प्लीमेंट्स के रूप में मिले और वो अच्छे मिल जाएं तो कम समय में ज़्यादा पैदा कैसे लिया जा सकता, दैट इज़ द मेन टारगेट ऑफ द फार्मर। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का ऐलान। बीजेपी ओबीसी मोर्चे ने घोषित किए जिला अध्यक्ष। शिव प्रकाश यादव को जयपुर देहात दक्षिण, 12 से सुरेंद्र नागर को जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बीजेपी ओबीसी मोर्चे ने घोषित किए जिला अध्यक्ष। ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आई है। बकायदा लिस्ट भी इसको लेकर जारी कर दी गई है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसका ऐलान किया है। 20 जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और सभी के नाम जो है वो सामने आ गए हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चे ने घोषित किए जिला अध्यक्ष। शिव प्रकाश यादव को जयपुर देहात दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई है। 12 से सुरेंद्र नागर को जिम्मेदारी दी गई है। तो फिलहाल ये जो नाम है वो सामने आ गई हैं। अब आगे ये चुनाव की रणनीति के तहत कार्य करेंगे। फिलहाल ये अपडेट निकलकर सामने आया है, बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो दी गई हैं। यूं तो प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां सभी की नजरें हैं। इस रिपोर्ट में बात ऐसी 8 हॉट सीट की। लोकसभा चुनाव को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। अब प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। प्रत्याशियों के नाम देखने से लग रहा है कि कुछ सीटों पर इस बार रोचक मुकाबला होने वाला है। बीकानेर में बीजेपी के अर्जुन मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के बीच मुकाबला है। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया। हालांकि मेघवाल हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं, जबकि बीजेपी की ओर से बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनावी मैदान में हैं। अर्जुन मेघवाल मोदी के साथ राम लहर पर भी सवार हैं। सामान्य के साथ एससी और ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है। जाट मतदाता दोनों ही पार्टियों के लिए निर्णायक है। जिधर जाट गए, माना जा रहा है कि उस पार्टी का ही पलड़ा भारी रह सकता है। तो चूरू में देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से राहुल कसवा हैं। देवेंद्र झाझड़िया खेल के पुराने और राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। बीजेपी से टिकट पाने से वंचित राहुल कसवा कांग्रेस में चले गए। इस बार राहुल को मोदी के साथ राम लहर का भी सामना करना पड़ेगा, पर उनके पास जाट, एससी और मुस्लिम समुदाय को साध कर चुनावी वैतरणी पार करने का विकल्प है। वहीं अलवर में बीजेपी के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच सीधा मुकाबला है। अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ललित यादव राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव हैं और वर्तमान में जिले की मुंडावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी ने अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। भरतपुर में बीजेपी के प्रत्याशी राम स्वरूप कोहली
और कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जाटव के बीच टक्कर है। बीजेपी ने भरतपुर में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने यहां जाटव कार्ड खेला है। जाटव एससी और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ने की दिशा में काम कर रही है, पर कांग्रेस के पास ना तो संगठन मजबूत है और न ही नेताओं में एकजुटता है। वहीं मारवाड़ के जोधपुर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से करण सिंह उचियारडा को उतारा गया है। पीएम मोदी के नजदीकी और देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। करण सिंह गजेंद्र सिंह की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर उनके विजयी रथ को रोकना चाहते हैं। जालोर सिरोही सीट पर बीजेपी ने इस बार लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत मैदान में है। बीजेपी ने 3 बार के सांसद देवजी पटेल के बदले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी पर दांव खेला है। लुम्बाराम कार्यकर्ताओं में पुराने हैं, पर उन्हें इतने बड़े चुनाव का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। उनके सामने वैभव गहलोत अपने पिता अशोक गहलोत के राजनीतिक तजुर्बे के दम पर इस लोकसभा सीट को फतेह करने का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं उदयपुर में बीजेपी के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी ने उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा का टिकट काटकर परिवहन अधिकारी मन्नालाल को मैदान में उतारा। मन्नालाल प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, तो कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद मीणा पाली जिले के रहने वाले हैं। ताराचंद मीणा उदयपुर के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। दोनों ही बाहरी हैं, पर दोनों की पोस्टिंग उदयपुर में रही है, इसीलिए इलाकों में दोनों के परिचित हैं। एसटी के साथ सामान्य और दलित मतदाता यहां निर्णायक है। वहीं चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी के सीपी जोशी के सामने कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को उतारा है। सीपी जोशी को भीतर घात का खतरा है, पर मेवाड़ में सीपी की सक्रियता और लोगों के बीच सहज उपलब्धता से सीपी अभी भी अपने विरोधियों से आगे हैं। उदयलाल आंजना पूर्व मंत्री हैं, इस इलाके से जाने पहचाने चेहरे हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, पर मोदी के साथ राम लहर आंजना पर भारी पड़ सकती है। राजपूत, ब्राह्मण, एससी और जाट मतदाता यहां पर निर्णायक हैं। बीजेपी ने इस बार 400 पार का मिशन रखा है और अपने मेगा प्लान को अमली जामा पहनाने में पार्टी जोर शोर से लगी हुई है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में दिलो जान से भिड़ी हुई है। 8 सीटों पर उम्मीदवार आमने सामने हैं, मगर अब भी 17 सीटों पर इंतजार बाकी है। देखना यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के योद्धा इस बार किस पर कैसे भारी पड़ने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। जलदाय विभाग के महाभ्रष्टाचार केस में शहरी विकास एवं आवासन मंत्री छाबर सिंह खर्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीबी विशेष कोर्ट ने पाइप खरीदी घोटाले में मंत्री छाबर सिंह खर्रा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को प्रमाणित मान लिया है। इस पर रिपोर्ट देखिए। मुश्किल में मंत्री खर्रा, भ्रष्टाचार केस में आरोप तय, अब आगे क्या होगा? जलदाय विभाग के पाइप खरीद से जुड़ा 18 साल पुराना ये भ्रष्टाचार का मामला अब मंत्री छाबर सिंह खर्रा की परेशानी को और बढ़ा सकता है। मंत्री खर्रा और अन्य पर ये केस साल 2011 में दर्ज हुआ था। खर्रा के साथ साथ तत्कालीन अधिशासी अभियंता उमेद सिंह राव, कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार नेहरू लाल सहित बधाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भैरव राम के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने आरोप को तय मान लिया है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर तहसील के परिवादी सुभाष शर्मा ने एसीबी में शिकायत की थी। तब मामले में जांच की गई तो इसमें खुलासा हुआ कि मामला 2006 में श्रीमाधोपुर जलदाय विभाग की पेयजल योजना से जुड़ा है। पंचायत के पेयजल योजना के लिए पाइप खरीदे जाने थे, जिसके लिए आरटीपीपी एक्ट के अनुसार समिति बनाना था, जिसमें ना तो पंचायत समिति का सदस्य था, ना ही जलदाय विभाग के अधिकारी को सदस्य बनाया गया। नियम विरुद्ध तरीके से समिति गठित कर दी गई। योजना के लिए 9 mm की पाइप खरीदी जानी थी, जिसकी जगह 90 mm, 75 mm और 63 mm की पाइप खरीदी गई। पाइप खरीदी के लिए 3 निविदा पत्र पर एक ही व्यक्ति या फॉर्म द्वारा भर दिए गए। कंपनियों ने टेंडर में जो दर तय किए उसे सरकारी रिकॉर्ड में अंकित नहीं किया गया। श्री माधोपुर के तत्कालीन प्रधान छाबर सिंह खर्रा ने क्रय समिति का गठन किया। क्रय समिति ने मैसर्स बधाला कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर आवंटित किए। हैरानी की बात यह है कि जिस कंपनी को टेंडर आवंटित किए गए वो जलदाय विभाग में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी।
खर्रा की अध्यक्षता में बनी समिति ने नियम विरुद्ध तरीके से 8 गांवों के पेयजल योजना के पाइपलाइन खरीदने का ठेका भैरूलाल की कंपनी को आवंटित कर दिया। निविदाओं के लिए निर्धारित 30 दिन की अवधि की जगह सिर्फ 8 दिन में ही कर दी गई, जिसे अदालत ने पूरी तरह से नियम विरुद्ध माना है। एसीबी की कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि टेंडर प्रक्रिया और खरीदी प्रक्रिया में भी भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। जयपुर से संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में पेपर लीक के नेटवर्क को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी जगह जगह दबिश देकर पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। गांव-गांव, शहर-शहर पेपर लीक का नेटवर्क। एसओजी की जगह-जगह दबिश। पेपर लीक के कितने गुनहगार। प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है तब से पेपर लीक को लेकर बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग भर्तियों के लीक हुए पेपर को लेकर जांच एजेंसियां फुल एक्शन के मोड में हैं। आज एसओजी ने पेपर लीक और डमी कैंडिडेट मामले में दौसा में जगह जगह दबिश दी। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसओजी की टीम ने पेपर लीक केस से जुड़े आरोपी हर्षवर्धन के करीबी दलाल रिंकू शर्मा के लवकुश नगर स्थित घर पर छापेमारी की। एसओजी की टीम कोतवाली पुलिस को लेकर आरोपी रिंकू शर्मा के घर पहुंची और तलाशी ली। मामले में अब आरोपी दलाल रिंकू शर्मा की पत्नी की भी भूमिका जांची जाएगी। पेपर लीक केस में एसओजी की कार्रवाई यही नहीं रुकी। दौसा में दबिश के बाद टीम महुआ थाना पुलिस को साथ लेकर तिगरी जाफरान गांव पहुंची, जहां आरोपी स्वरूप मीणा के घर पर एसओजी ने दबिश दी। पेपर लीक से जुड़े मामलों में एसओजी को स्वरूप मीणा की तलाश है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पेपर लीक के और कितने गुनहगार सामने आते हैं। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में पेपर लीक के नेटवर्क को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी लगातार इसको लेकर दबिश भी देती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के खिलाड़ी कठिन गांव-गांव, शहर-शहर पेपर लीक का नेटवर्क। एसओजी की जगह-जगह दबिश। पेपर लीक के कितने गुनहगार। प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है तब से पेपर लीक को लेकर बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग भर्तियों के लीक हुए पेपर को लेकर जांच एजेंसियां फुल एक्शन के मोड में हैं। आज एसओजी ने पेपर लीक और डमी कैंडिडेट मामले में दौसा में जगह जगह दबिश दी। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसओजी की टीम ने पेपर लीक केस से जुड़े आरोपी हर्षवर्धन के करीबी दलाल रिंकू शर्मा के लवकुश नगर स्थित घर पर छापेमारी की। एसओजी की टीम चलिए एक बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से। ये बड़ी खबर है जहां पर अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी है और ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 5 बच्चे समेत 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आसपुर थाना क्षेत्र के लीलवासा गांव की पूरी घटना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ढूंढोत्सव कार्यक्रम से लौट रहे थे एक ही परिवार के लोग। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो अनियंत्रित होकर पिकअप पलटने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर 5 बच्चे समेत 11 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं। डूंगरपुर से खबर है जहां पर ब्रेक फेल होने से यह हादसा बताया जा रहा है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि हादसे में 5 बच्चे समेत 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के खिलाड़ी कठिन परिस्थितियों में मेहनत करके मेडल लाते हैं। सरकार भी उनके लिए इनाम की घोषणा करती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें इनाम की राशि नहीं मिल पाती है। देखिए ये रिपोर्ट। कहना है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को समय पर मेडल की राशि मिलनी चाहिए। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से पिछले 3 वर्षों में उसको इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
मैं इस संबंध में नए खेल मंत्री जी आए हैं, उनसे मिलकर उनका ध्यान भी आकर्षित करूंगा कि इनकी राशि समय पर दी जाए। खिलाड़ियों ने इस मामले में नई सरकार के गठन के बाद से ही प्रशासन को चेताया है, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में अनदेखी की। हालांकि खेल मंत्री को खिलाड़ियों ने इस मामले से अवगत भी करवाया, जिसके बाद से अब खिलाड़ियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का समाधान हो सकेगा। राज्य क्रीड़ा परिषद आरसीए से अपने करीब 40 करोड़ रुपए बकाया वसूलने में जितना सक्रिय नजर आ रहा है, थोड़ी सक्रियता उन्हें अपने खिलाड़ियों के लिए भी दिखानी चाहिए। जो खिलाड़ी अपने प्रोत्साहन राशि के पेटे उनसे करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं, खेल परिषद इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और खिलाड़ी हैं कि चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये पैसा उन्हें समय पर मिले तो आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों में आसानी हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए अब बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलग अंदाज की। ये अंदाज उनका आज भीतरी शहर में देखने को मिला। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत गंगा श्याम मंदिर में पहुंचे, जहां वो भजन करते नजर आए। आपको बता दें कि जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी हैं। चुनावी बिगुल बजने के साथ पार्टी के प्रत्याशी भी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए नजर आ रहे हैं। उदयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मन्ना लाल रावत का एक अनूठा वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा। वीडियो में रावत श्री राम के अपने स्वरचित भजनों को गाते हुए नजर आ रहे हैं। इस भजन में बड़गांव के अलग अलग गांवों के नाम शामिल हैं। इसी के साथ मंडल में आयोजित पहली कार्यकर्ताओं की बैठक राममय नजर आई। आवे जड़ने राम राम, जावे जड़ने राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, केला में मिल जो राम राम, अज राम राम हो राम राम, फिर मिलागा राम राम, फिर मिलागा राम राम। जल जीवन मिशन घोटाला पूरा मामला, ईडी ने महेश जोशी को समन भेजा है। कल ईडी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के निर्देश। जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो पूरा मामला जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा हुआ है। कल ईडी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। कल क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है, जहां पर ईडी के सामने पूछताछ होगी। जल जीवन मिशन को लेकर पूछताछ जो है की जाएगी। वन विभाग की टीम के साथ गाली गलौज करने और राज्य कार्य में बाधा डालने पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमीन पठान को कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। शाम 5 बजे अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अमीन पठान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को वन विभाग के अधिकारी ने मामला दर्ज करवाया था। गिरफ्तारी के बाद अमीन पठान ने कहा है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते ये कार्रवाई हुई है। ये सरकार द्वारा मजदूरों और गरीबों की आवाज को उठाई, इसलिए सरकार के द्वारा ये किया गया है। लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में इनको जनता करारा जवाब देगी, क्योंकि जिस तरीके से ये गरीब और मजदूरों के जो ये मकानों को तोड़ा गया, उसकी आवाज के लिए कल धरना प्रदर्शन रखा था। उस धरना प्रदर्शन नहीं हो, इसलिए गिरफ्तारी करवाई। तो अमीन पठान की रात सेंट्रल जेल में गुजरेगी और कल वन विभाग की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज है अमीन पठान पर और कांग्रेस नेता अमीन पठान गिरफ्तार। समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश जो है दे दिए हैं। जमानत याचिका पर अब कल फिर सुनवाई होगी।